हेलो स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और चैप्टर 4 में आज हम पढ़ेंगे कि खेलों में जो भी चोटें लगती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और उनका उपचार भी हम जानेंगे कि उनका उपचार कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी तरह की चोटें होती हैं खेलों में, सामान्य लग जाती हैं क्योंकि आजकल काफ़ी सारे युवा जन हैं वो खेलों की ओर आकर्षित हैं और कई बार किसी भी कारणवश कि उनको कोई नियमों का पता नहीं होता या कई बार ग्राउंड की कंडीशन ठीक नहीं होती, तो उस दौरान काफ़ी चोटें लगने की संभावना हो जाती है। तो अलग अलग तरह की चोटें लगती हैं। फिजिकल एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं तो हमें इन चोटों के बारे में पता होना चाहिए और कुछ हद तक उनको ठीक रखने या ठीक करने का भी पता होना चाहिए। तो काफ़ी तरह की दुर्घटनाएं खेलते हुए घट जाती हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे स्टेप वाइज चर्चा करेंगे। तो पहला अपना जो टॉपिक है आज का वो है रक्त स्त्राव, जिसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। तो नंबर 1, रक्त स्त्राव, जिसको इंग्लिश में ब्लीडिंग आपने सुना होगा। तो ब्लीडिंग होता है वह खून का बहना, शरीर में कोई चोट लगती है जिस कारण खून बहने लगता है। और खून का बहना दो तरह का होता है। तो एक तो है बाहर की तरफ, जो शरीर से बाहर निकलता है खून, और दूसरा है अंदर की तरफ, अर्थात कोई अंदरूनी चोट हो जाती है मगर वो बाहर नहीं फूटती, वो खून अंदर ही अंदर जमा होने लगता है और वो ज़्यादा खतरनाक भी होता है। तो हम इस बारे में अपने आज के लेक्चर में अच्छे से चर्चा करेंगे, विस्तार से। तो आप भी इसको अच्छे से देखें, वीडियो को साथ के साथ नोट करते चलें अपनी नोटबुक में। तो जो रक्त स्त्राव है, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई चोट लगती है या कोई छीलन हो जाती है, जो बाहरी हिस्सा है शरीर की, जो त्वचा है, वो किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वहाँ हम एक प्रकार से खून को बहते हुए देख सकते हैं। सामान्य सी बात होती है, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, त्वचा छिल जाती है और वहाँ से खून आने लगता है। तो जो बाहरी रक्त स्त्राव है उसमें हम लिख लेते हैं एक बार, बाहरी रक्त स्त्राव। तो जो बाहरी रक्त स्त्राव है उसके अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहले तो हम इसको 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे कि बाहरी रक्त स्त्राव मुख्यतः 3 तरह का होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उन पर भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो आपने बाहरी रक्त स्त्राव के बारे में देखा भी होगा, सुना भी होगा और अभी आपने जान भी लिया कि रक्त का बाहर की तरफ, शरीर से बाहर की तरफ बहना बाहरी रक्त स्त्राव कहलाता है। तो इसके 3 जो पार्ट हैं वो मैं लिख देता हूँ एक बार। कोशिकीय सबसे पहला है, कोशिकीय। फिर है शिराओं से, ये थोड़ी सी शिराओं से, और फिर धमनियों से। तो ये 3 तरह का है, इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले कोशिकाओं से, कोशिकीय बाहरी रक्त स्त्राव बोलते हैं इसको। फिर है शिराओं से, फिर है धमनियों से होने वाला रक्त स्त्राव। तो अलग अलग इनकी चर्चा करेंगे और इनकी रोकथाम के बारे में भी पढ़ेंगे और यह क्यों होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है बाहरी रक्त स्त्राव के अंतर्गत नंबर 1 पर कोशिकीय रक्त स्त्राव। कोशिकीय रक्त स्त्राव में क्या होता है, जो त्वचा के अंदर कोशिकाएं होती हैं वो किसी रगड़ से या छीलन से फट जाती हैं, तो उस दौरान जो रक्त बहता है उसको हम कोशिकीय रक्त स्त्राव कहते हैं। और इसका रंग कुछ कुछ हल्का लाल, या उसमें कुछ कोशिकाओं के कण भी हो सकते हैं जो बीच बीच में हम ब्लैक ब्लैक से कण देख सकते हैं। तो
यह नॉर्मल रक्त होता है जो हमारी जो त्वचा के अंदर स्थित होता है। तो वही जब छिलती है कोशिकाएं त्वचा, तो उस दौरान जो रक्त स्राव होता है वो बाहर की तरफ बहने लगता है कोशिकाओं से, और इसकी जो गति है वो मंद होती है। जो बहने की रफ्तार है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, बहने की गति मंद होती है। फिर एक और पॉइंट लिख देते हैं, रक्त का रंग हल्का लाल होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो उस कोशिकीय रक्त स्राव से हम देखते हैं उस दौरान। तो इसका उपचार कैसे किया जाए? उपचार, कोशिकाओं से जो रक्त बहता है उसका उपचार करने के लिए, जो भी बाहर की तरफ रक्त बहता है उसका उपचार सबसे पहले है उस स्थान को अच्छे से किसी गीले कपड़े से बांध दें, या वहाँ पर बर्फ़ या अधिक ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। तो ये सभी जो बाहरी रक्त स्राव है उन सभी में इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार जो रक्त स्राव है उसको सबसे पहले तो हम साफ कपड़े, नंबर 1 इसमें यही है कि साफ कपड़े को पानी में भिगोकर बांध दें। तो पहली बात तो यही है कि साफ कपड़े को पानी में भिगोकर बांध दें। फिर है जो जहाँ पर चोट लगी हुई है उसको बर्फ़ या ठंडे पानी से उसका अच्छे से सेक करें, या उस स्थान पर ठंडा पानी या बर्फ़ का प्रयोग करें। तो वो जो रक्त बह रहा है वो रुक जाता है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हम ये लिखेंगे, ठंडे पानी या बर्फ का प्रयोग करें। क्योंकि बर्फ या ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं तो कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, और उस सिकुड़ने के दौरान जो रक्त बह रहा है वो भी रुक जाता है। तो यह बस इसमें कोशिकीय रक्त स्राव में तो यही बातें थी। आगे हम करेंगे शिराओं से जो रक्त बहता है। आप इनको नोट करें साथ के साथ, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो कोशिकीय जो रक्त बह रहा है वो सामान्यतः त्वचा में जो छीलन होती है या जो रगड़ होती है तो उसके कारण होता है। तो नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे शिराओं से बहने वाला रक्त या शिराओं का रक्त स्राव। तो शिराओं का जो रक्त स्राव है उसमें क्या होता है, जो त्वचा के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ मौजूद शिराएं होती हैं जिनका काम होता है पूरे शरीर से ऑक्सीजन रहित जो रक्त है, खून है, उसको हृदय तक पहुंचाना इनका काम होता है। तो जिनको वेन्स भी बोलते हैं। तो अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ ले जाती हैं। तो इनके जो स्राव होता है या चोट में शिराओं का रक्त स्राव है उनका जो शरीर खून का जो रंग होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे खून का रंग हल्का लाल होता है। क्योंकि जो खून में चमक होती है वो धमनियों के खून में होती है, शुद्ध खून में होती है, मगर जो शिराओं का रक्त है वो शुद्ध नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो उसका रंग थोड़ा हल्का होता है। और जब हम चित्र बनाते हैं तो उसको हम नीले कलर से उसको दिखाते हैं, नीले कलर के द्वारा। फिर है जब हृदय की आपने कोई हाथों में या पैरों में कोई चोट लगी होती है, जो हृदय की तरफ जाती हैं शिराएं, तो अगर दूसरी तरफ से रक्त बह रहा है, उसकी दिशा हृदय की तरफ है, तो हम समझ जाएंगे कि यह शिराओं से रक्त बह रहा है। तो इसका उपचार हम कैसे करेंगे? उपचार के भी इसके लगभग वही तरीके हैं जो हमने कोशिकाओं से जो रक्त बह रहा था उसके बारे में बातें की थी। इसके अलावा इसकी कुछ थोड़ी बहुत और बातें हैं, वो भी हैं कि जो भी खून बह रहा है, अगर चोट लगी हुई है तो उस जगह को हृदय से थोड़ा नीचे रखें। क्योंकि अगर हृदय से अगर ऊपर रखेंगे
तो जो खून है शिराओं का वो हृदय की तरफ जाता है, तो उसकी गति तेज हो जाएगी बहने की। अगर हम हृदय से उसको नीचे रखेंगे तो खून बहने की जो गति है वो मंद बनी रहेगी। तो हृदय से नीचे रखें जहां चोट लगी हो। तो जहां पर भी चोट लगी हुई है उस अंग को आप हृदय से नीचे की तरफ, अर्थात गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उस अंग पर, हृदय ऊपर होना चाहिए और वो अंग नीचे होना चाहिए, जिससे जो हृदय की तरफ वो रक्त जा रहा है उसकी जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी और बहना भी उसका कम हो जाएगा। फिर है कि हृदय की तरफ वो रक्त जा रहा है, इसका मतलब वो नीचे से आ रहा है। तो जहां पर चोट लगी है, चोट वाले स्थान, चोट वाले स्थान पर हृदय से विपरीत दिशा में पट्टी बांध दें। तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रक्त है, खून है, वो हृदय से विपरीत दिशा में आ रहा है। अगर हम विपरीत दिशा में पट्टी बांध देते हैं, जैसे ये हमारा कोई अंग है हाथ का, तो अगर यहाँ पर चोट लगी हुई है और वहां से तेज गति से रक्त बह रहा है, हृदय हृदय का जो हिस्सा है वो इस तरफ है, तो जो हम हृदय की विपरीत दिशा है यहाँ पर हम कस के अगर पट्टी बांध देते हैं तो शिराएं जो हृदय की तरफ रक्त लेके जा रही हैं उनका जो रक्त है वो इस तरफ तेजी से नहीं आएगा। तो हमें थोड़ा उपचार करने में मदद मिल जाएगी, हमें थोड़ा समय मिल जाएगा, जिससे हम इस खून के बहने को कम कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कि जहाँ भी चोट लगी हुई है उस स्थान पर अच्छे से पट्टी बांध दें। कोई भी अगर ज़्यादा, कई बार दुर्घटना होती है, वहाँ पर रेत मिट्टी अधिक होती है तो वो रेत मिट्टी भी उस अंग पर लग जाती है, तो कीटाणुनाशक से उस अंग को साफ करें। फिर है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यह इसमें खून का बहना का कई बार रुकता नहीं, तो हम यही कहेंगे कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये बातें हैं जो शिराओं से जो रक्त स्त्राव हो रहा है उसमें हमें ध्यान रखनी होती है। तो हम इसको साफ करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। धमनियों से जो रक्त निकलता है बाहर की तरफ, उसको भी हम जान लेते हैं कि उसका क्या प्रभाव होता है शरीर में, उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 3 पर हम इसकी चर्चा करेंगे। नंबर 3 ये है धमनियों का रक्त स्त्राव। तो जो धमनियां होती हैं वो शरीर के नीचे की तरफ अंगों में काफ़ी नीचे होती हैं। कई बार कई जगह पर इनका उभार ऊपर की तरफ ही आ जाता है। तो जो धमनियों से रक्त बहता है उसका पता हमें होना चाहिए कि वो किस तरफ बह रहा है। तो धमनियाँ हृदय से खून को शरीर के बाकी अंगों तक प्रवाहित करती हैं। तो यही कारण है कि कई बार जब धमनियों में कोई कटाव होता है या उनको चोट पहुंचती है तो उनका रक्त बहुत तेज गति से बहता है और वह एक झटके से बहता है, और उस खून का रंग भी चमकीला होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिली होती है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। धमनियों से जो रक्त स्त्राव हो रहा है उसमें सबसे पहले तो यही है कि रक्त तेज व झटके से बहता है। फिर है जो रक्त का रंग है, रक्त का रंग चमकीला लाल होता, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। रक्त का रंग चमकीला लाल होता है। फिर है जो रक्त बह रहा है वह हमें प्रतीत होगा कहाँ से, हृदय, हृदय की
तरफ से बहता हुआ प्रतीत होगा। जैसे कोई अंग है, यहाँ पर किसी कारणवश यहाँ पर चोट लग जाती है इस हिस्से में, तो जो हमारा हृदय है, जो बाकी शरीर है वो इस तरफ है, ये हमारा हाथ ही समझ लो इसको। तो जो अगर सिराएं हैं, सिराओं से रक्त आएगा तो वो इस दिशा से आएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये सिराओं से हैं, क्योंकि सिराएं जो रक्त लेके आ रही हैं वो हृदय के विपरीत दिशा से लेकर आती हैं और हृदय की तरफ जाती हैं, ये होती हैं सिराएं। अगर धमनियां हैं, अगर खून यहाँ से आ रहा है और बहुत तेज गति से आ रहा है और झटके के साथ, क्योंकि जो हृदय का कार्य है वो ब्लड को पंप करता है, एक झटके के साथ एक निश्चित अंतराल पर उसकी धड़कन होती है और उसी से वो पंप करता है रक्त को। तो ये जो धमनियां हैं वो झटके के साथ और तेज गति से रक्त को प्रवाहित करती हैं। तो इस दिशा से अगर हमें तेज रक्त आ रहा दिखता है तो वो होता है धमनियों से, क्योंकि ये दिशा धमनियों की होती है। तो आपको समझ आना चाहिए कि यह चोट सिराओं की है या धमनियों से संबंधित है। तो धमनियों में अब उपचार कैसे करेंगे कि इनका, क्योंकि ये शरीर के काफ़ी अंदर की तरफ होती है और इनका खून जल्दी सी रुकता भी नहीं है, तो जो रक्त होता है उसको तुरंत रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस रक्त को तुरंत नहीं रोकेंगे तो काफ़ी सारा खून हृदय शरीर से बाहर भी पंप कर देगा, जिससे हमें बेहोशी या हमारे शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। तो सबसे पहले यही है कि उपचार में हम लिखेंगे नंबर 1 पर, जहां चोट लगी है वहां पर दबाव बढ़ाएं, क्योंकि जहां पर भी चोट लगी है उसको दबा कर रखें, और वो दबाव हम पट्टी से भी लगा सकते हैं या अपने हाथ से भी उसको दबा कर रख सकते हैं, क्योंकि जो हृदय से जो रक्त आता है वो बहुत तेज गति से और उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो जल्दी से वो रुकता नहीं, इसलिए हम उस पर कसकर पट्टी बांध देंगे या हाथ से भी उसको दबा कर रखेंगे। या कई बार कोई सुराख हो जाता है, किसी कारणवश कोई कील या सरिया या कोई गोली लग जाती है, तो उस कारण भी धमनियाँ प्रभावित होती हैं और उनका रक्त बाहर की तरफ बहने लगता है। इससे हम अपनी उंगली से या अंगूठे से उस जगह दबाव बनाकर उस रक्त को बहने से रोक सकते हैं। फिर है, हमने सिराओं में पढ़ा था कि हृदय के स्थान जो चोट लगी है उसको हृदय से थोड़ा नीचे रखें, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, नीचे रखेंगे तो रक्त ऊपर की तरफ नहीं जाएगा जल्दी सी। तो इस धमनियों की जो चोट है उसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है वो प्रोसीजर। तो उसमें क्या, इसमें क्या आएगा कि इसमें जो भी चोट लगी है उसको हृदय से थोड़ा ऊपर की तरफ रखें। यहाँ पर हम लिखेंगे चोट वाले स्थान को हृदय से ऊपर की तरफ रखें, क्योंकि हृदय रक्त को हर दिशा में पंप करता है, मगर गुरुत्वाकर्षण की तरफ जो रक्त की तरफ रफ्तार होती है वो तेज होती है। अगर हम हृदय से ऊपर रखेंगे अर्थात उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण उसकी स्पीड, उसका जो बहना है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और उस दौरान हम उसका उपचार भी कर सकते हैं। फिर है, जो भी रक्त बह रहा है सबसे पहले उसको अपने गंदे हाथों से न छुएं, सबसे पहले उसको एक प्रकार से कीटाणुनाशक घोल से या लाल दवाई से या डिटोल से उसको अच्छे से साफ करें, क्योंकि यह अंदरूनी हिस्सों की चोट होती है। अगर अंदरूनी हिस्सों में कोई कीटाणुनाशक या संक्रमण फैल जाता है तो वो नुकसानदेह होता है, बाद उसका असर बाद तक रहता है। फिर है, जहाँ पर भी चोट लगी है वहाँ के जो कपड़े, अगर वो कपड़े तंग हैं तो उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, जिससे रक्त को सुगमता से शरीर के बाकी हिस्सों में बहने का स्थान मिल सके, और जो चोट लगा स्थान है वहाँ थोड़ा रक्त की स्पीड भी और उसका बहना भी थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि बाकी ये तंग कपड़े बाकी शरीर की बात है, जहाँ पर चोट नहीं लगी तो वहाँ पर अगर तंग कपड़े हैं तो उनको हटा देना चाहिए, तंग कपड़े हटा दें, तो यह बहुत ज़रूरी है। फिर है, थोड़ा उस स्थान को आराम दें, चोट लगे स्थान पर थोड़ा बर्फ़ का सेक करें, या यहाँ पर लिखेंगे ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। बर्फ़
या ठंडे पानी का प्रयोग करें। यह बहुत जरूरी है क्योंकि ठंड से शरीर की जो मांसपेशियां हैं, कोशिकाएं हैं, वो सिकुड़ती हैं और उस सिकुड़न के दौरान रक्त का बहना भी कम हो जाता है। तो ये था हमारा बाहरी रक्त स्त्राव। बाहरी रक्त स्त्राव में 3 बातें हमने जानी। नंबर 1 कोशिकीय, नंबर 2 शिराओं से जो रक्त बहता है, फिर है धमनियों से जो रक्त बहता है। तो कुछ बातें नॉर्मल बातें आपने पढ़ी, आपने जानी और इनका तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि चोटों में या वैसे भी कोई दुर्घटना में ऐसी चोटें लग जाती हैं जिससे शरीर में से खून बहना रुकता नहीं। कई बार अगर थोड़ी सी भी सावधानी रखते हैं या थोड़ी सी भी बातें आपको पता होती हैं तो आप आसानी से उस रक्त के बहने को रोक सकते हैं। तो ये 3 प्रकार जो थे वो बाहरी रक्त स्त्राव से संबंध रखते थे। अब हम बात करेंगे अपना बी पार्ट और बी पार्ट में आएगा कि जो अंदर की तरफ रक्त बहता है उसको हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे भीतरी अंगों का रक्त स्त्राव। तो जो भीतरी अंगों का रक्त स्त्राव है उसके क्या लक्षण हैं, उसके क्या कारण हैं और उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। तो भीतरी अंगों का जो रक्त स्त्राव है वो कई बार ऐसी चोटें लगने से जो जिनकी फूट बाहर नहीं होती, जैसे कोई कुचला जाता है, जैसे हाथ है हमारा, उसके ऊपर से कोई वजनदार चीज़ जाती है तो वो अंदर ही अंदर कुचल जाती है मगर बाहर वो चोट नहीं दिखती। और जो खोपड़ी है, जो पसलियां हैं, वो हड्डियां टूट जाती हैं जिस कारण अंदर की तरफ वो हड्डियां घाव कर देती हैं, जिस कारण अंदर की तरफ अंदर के अंगों में ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस कारण खून बाहर की बजाय अंदर की तरफ रिसने लगता है, अंदर की तरफ बहने लगता है। तो उसको हम अंदरूनी चोट भी कहते हैं। इस चोट का कोई बाहरी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि बाहर की तरफ इसमें रक्त का स्त्राव नहीं होता। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ केवल उस अंग का नीला पड़ना या एक तरह से त्वचा कुचली हुई महसूस होती है मगर रक्त जो है वो बाहर नहीं निकलता। तो इसके कुछ लक्षण हैं, इन चोटों के कुछ अलग अलग लक्षण हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है कि अधिक प्यास लगती है। जब अंदर की तरफ ब्लीडिंग होती है तो अधिक प्यास लगती है। नंबर 2 है कि जब भी अंदर की तरफ रक्त बहता है तो जो धमनियां हैं वो कई बार तेज बहने लगती हैं या कई बार उनकी गति मंद हो जाती है। तो धमनी की हम लिखेंगे धमनी की धड़कन कभी तेज व कभी मंद हो जाती है। तो ये भी इसका एक कारण है, लक्षण है। और श्वास की क्रिया है उसमें भी तेजी हो जाती है, तेजी पकड़ लेते हैं हमारे श्वास व सांस लेने में कई बार कठिनाई भी होती है। तो तीसरे नंबर पर हम यही लिखेंगे कि श्वास तेज हो जाता है व लेने में कठिनाई भी होती है। तो श्वास लेने में कठिनाई होती है व श्वास की रफ्तार भी तेज हो जाती है। फिर है नंबर 4, जब भी अंदर की तरफ ब्लीडिंग होती है तो उस दौरान हम बेहोश भी हो सकते हैं, अचेत भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेहोश भी हो सकते हैं। बेहोशी भी हो जाती है। कई बार होठ व मुंह का नीला पड़ना भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे होठ व मुंह नीला पड़ जाता है। कई बार एक्सीडेंट की चोटें ऐसी होती हैं कि बाहर कोई खून नहीं निकलता मगर खून की अंदरूनी मार बहुत ही खतरनाक होती है। उस दौरान अगर रोगी को उपचार न दिया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। और काफ़ी मौतें एक्सीडेंट में अंदरूनी खून बहने से होती है। जो भीतरी अंगों का रक्त स्त्राव है उस कारण
इसकी चोटें होती हैं। तो सबसे पहले है, क्योंकि अंदरूनी चोटों में अगर हमें खून को रोकना है तो जो भी हम बाहर की चोटों में माध्यम अपना रहे थे, जैसे बर्फ या ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे थे या उस अंग को कसकर बांध रहे थे जहां पर चोट लगी हुई थी, तो उसका इन चोटों में कोई फायदा नहीं होगा, उस उपचार का कोई लाभ हमें नहीं प्राप्त होगा। तो इनका उपचार सबसे अच्छा वह सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि रोगी को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाएं। अंदरूनी चोटें भी अलग अलग तरह की होती हैं, कई बार फेफड़ों में लग जाती है, कई बार दिमाग में लग जाती है, कई बार जो शरीर का पाचन तंत्र है, पेट है, उसमें भी लग जाती है, या कई बार हमारी जो ग्रंथियां हैं उन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, कई बार जो आते हैं उन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर ही देखेगा, हमें बाहर से मालूम नहीं होगा कि कहाँ पर चोट लगी है, कहाँ पर जो रक्त स्त्राव, अंदरूनी रक्त स्त्राव है वो हो रहा है। तो सबसे पहला हमारा फर्ज यही बनता है कि जितना जल्दी हो सके उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। डॉक्टर ही उसको चेकअप के माध्यम से बताएगा कि इसको कहाँ पर चोट लगी हुई है, कहाँ पर रक्त स्त्राव हो रहा है, और उसका उपचार भी वही दे सकता है। अगर हम भी उपचार देंगे तो हमें पता नहीं होता, क्या पता फेफड़ों में लगी होती है और हम उपचार पेट या सिर में दे रहे हों, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले बिना किसी सोच विचार के डॉक्टर के पास मरीज को लेकर जाएं। नंबर 2 पर हम एक और बात करते हैं कि जो भी हम मुंह से देने वाला, कई बार रोगी को ठंडा पानी या दूध या काफ़ी तरह के दूध में घी मिलाकर हम उसको दे देते हैं, तो जो रक्त स्त्राव है उसमें इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा अगर हम कोई हमारे पेट में कोई दिक्कत है या आंतों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मान के चलो आंतों से ही या पेट से ही रक्त स्त्राव हो रहा हो अंदरूनी अंगों से, तो अगर हम उसको खाने पीने में कुछ देते हैं तो वो खाना पीना वो पेट में से कहीं और निकल कर चला जाएगा और जो बाकी अंगों के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो रोगी को का कुछ भी न दें खाने पीने से संबंधित। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मुंह द्वारा कुछ भी न दें। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बाकी अंगों का नुकसान हो सकता है या जहाँ भी चोट लगी है वहाँ पर भी व्यवधान पैदा हो सकता है। तो ये हम कुछ भीतरी और बाहरी अंगों के बारे में पढ़ा जो रक्त स्त्राव हो जाता है, रक्त का बहना जिसको बोलते हैं। एक और है जो कई बार आम देखने को मिलता है, वो है नाक द्वारा खून का बहना। और नाक द्वारा जो खून का बहना होता है वो गर्मियों के दिनों में ज़्यादा होता है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनमें यह ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नंबर 3 पर ABC है अभी। तो भाग C में हम बात करेंगे नाक से रक्त स्त्राव। नाक से जो रक्त स्त्राव होता है वो क्या कारण है और उसके उपचार हम क्या कर सकते हैं। तो जो कारण हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कमजोरी भी हो सकती है, या नाक में कोई चीज़ लग जाती है, या फोड़ा फुंसी, या जोर से छींक आना, तो या कुछ चोटें लग जाती हैं, उसके कारण भी जो अंदरूनी रक्त की कोशिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं और नाक से खून बहने लगता है। तो इसके कारण हैं वो हम लिख लेते हैं कुछ कुछ। नाक में फोड़ा, फुंसी, या फिर जोर से छींकना, जिस कारण जो कमजोर कोशिकाएं जो झिल्ली होती हैं वो फट जाती हैं और उनके द्वारा खून बहने लगता है। तो जोर से छींकना भी इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं। या कोई चोट लगना, तो नाक के ऊपर कोई चोट लगता, या फिर अत्यधिक गर्मी भी इसका कारण है। अधिक गर्मी ये भी हम लिख सकते हैं, या कमजोरी भी एक कारण है कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति, खासकर ये बच्चों में होती है,
क्योंकि बच्चे अगर गर्मी में खेलते रहते हैं, उनको पता नहीं होता, या नाक में कोई फोड़ा फुंसी है तो वो अपनी उंगली से उसको फोड़ लेते हैं, तो उस कारण भी खून आने लगता है। तो ये कुछ सामान्य से कारण हैं और इसके उपचार के तरीके भी सामान्य से ये हैं। उसको ज़्यादा गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाक में से जो खून आता है वो नाक के अंदर ही कुछ परेशानी होती है उसके कारण ही आता है, उसका कोई अन्य अंगों से कोई तालमेल नहीं होता। तो उपचार, सबसे पहले उपचार में हम लिखेंगे कि जब भी खून आए तो रोगी को सीधा लेटा दें, या उसकी जो नाक या गर्दन है उसको सीधा करके रखें। तो नंबर 1 पर हम यही बात करेंगे कि घायल को, रोगी को कह सकते हैं, रोगी को सीधा लेटा दें। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाक का जो पोर्शन है, हिस्सा है, वो नीचे की तरफ रहेगा तो जो खून का दबाव है वो भी अधिक होगा, जिसको हम रोक नहीं सकते या रोकने में काफ़ी परेशानी होगी। फिर है नंबर 2 को, रोगी को झुकने न दें, क्योंकि नीचे की तरफ झुकेगा तो खून का दबाव बढ़ेगा, जिससे जो चोट ठीक हुई है वो भी ठीक नहीं होगी। फिर है जो नाक, ठंडे पानी का, जो भी खून बह रहा होता है उसमें ठंडे पानी या बर्फ़ का काफ़ी योगदान होता है, तो इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। बर्फ़ या ठंडे पानी का जो कपड़ा है भीगा हुआ, उसको नाक के ऊपर रखें या नाक की जो जड़ है वहाँ रखें, क्योंकि खून वहीं से आना शुरू होता है। तो वहाँ पर अगर हम ठंडा कर देंगे उन कोशिकाओं को, तो जो झिल्लियाँ हैं, कोशिकाएं हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनमें सिकुड़न पैदा होगी, और उस सिकुड़न से जो रक्त की कोशिकाएं फटी हुई थी उनमें से रक्त बहना बंद हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे, बर्फ़ या ठंडे पानी के कपड़े का प्रयोग करें। इसको हम नाक पे रख सकते हैं या गर्दन के पीछे की तरफ भी रख सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक गर्मी से ये हिस्सा गर्म हो जाता है, जिससे जो कोशिकाएं हैं वो फट जाती हैं गर्मी के दिनों में खासकर, तो उस कारण भी रक्त बहने लगता है। फिर है, अगर खून का बहना रुक जाए तो बच्चों की खासकर ये आदत होती है कि उस जगह को टटोलते हैं, तो उसमें उंगली वगैरह नहीं डालें या नाक को साफ न करें। खून, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, खून बहने से रुकने के बाद भी काफ़ी देर तक नाक को साफ न करें। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने मान लिया कि खून बहना रुक गया, मगर वो पतली सी परत जमा होती है जिससे खून रुक जाता है। अगर हम दोबारा से नाक को साफ करेंगे तो वो पतली सी परत वहाँ से उखड़ जाएगी, जिससे खून दोबारा बहना शुरू हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। काफ़ी देर तक, घंटे 2 घंटे तक हम नाक को साफ न करें, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर है, जब भी नाक में से खून आता है तो नाक में से जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, तो उससे क्या होता है, जो खून की जो गति होती है बहने की, उस पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो रोगी को हमें कहना चाहिए कि आप मुंह खुला रखें और मुंह से सांस लें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, रोगी को मुंह से श्वास लेना चाहिए। तो यह बहुत ज़रूरी है। अगर फिर भी रक्त का बहना, इन सभी कारणों से रक्त का बहना बंद ना हो, तो नंबर 6 पर हम लिखेंगे, अगर रक्त, यहाँ लिख रहे हैं, रक्त का बहना न रुके तो डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये हमारा लास्ट हथियार होता है, डॉक्टर के पास ले जाना। कई कारणों में डॉक्टर के पास ले जाना सबसे पहले माना जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा, जो धमनियों की चोटें थीं उसमें हमें सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए बिना किसी विलंब के। मगर कई चोटें ऐसी होती हैं जिसमें हम पहले घर पर ही उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर वो उपचार नहीं हो रहा है, किसी कारणवश उस चोट में कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
तो ये आज का हमारा लेसन था। रक्त स्राव से संबंधित काफ़ी चोटें होती हैं जिसमें खून बहता रहता है। तो चोटों में सबसे पहले रक्त स्राव को रोकना चाहिए। कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ सबसे पहले प्राथमिकता हमें इसी बात को देनी चाहिए कि रक्त स्राव को कैसे रोकें, क्योंकि खून का बहना रोगी को मौत के समीप लेकर जा रहा होता है। क्योंकि अगर जितना रक्त बह रहा है, इसका मतलब अगर वो रुक नहीं रहा है तो रक्त का बहना रोगी को मौत को बुला रहा है। तो काफ़ी दुर्घटनाएं हैं जिसमें जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनकी मौत रक्त के बहने से हो जाती है। और वो रक्त का बहना इसलिए होता है क्योंकि दुर्घटनाओं के समय व्यक्ति के आसपास उस व्यक्ति के पास आसपास कोई और अन्य मदद नहीं होती, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में भी रक्त बहता रहता है और इस कारण उसकी मौत हो जाती है। खेलों के दौरान हम पढ़ रहे थे तो ये सारी बातें खेलों के दौरान भी हो जाती है। हाथ मुँह का लगने से या कोई चोट लगने से किसी भी खेल में छीलन हो जाती है, त्वचा घिस जाती है, जिसके कारण रक्त लग सकता है या कोई उपकरण हमें हानि पहुंचा सकता है। तो ये सारी चोटें दुर्घटनाएं खेलों में भी हो सकती हैं या होती हैं। हमने देखा भी है काफ़ी खिलाड़ी खेलों में चोट के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो अगर हमें इन बातों का पता है, अच्छे से हमें थोड़ा बहुत उपचार का पता है, तो हम काफ़ी व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं, साथ में अपना भी संभाल रख सकते हैं। तो ये बातें हमें न केवल लिखनी है बल्कि अपने जीवन में भी इनको याद रखना है। कभी बोलने की बातें नहीं हैं। काफ़ी सारी सब्जेक्टों में कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, उसको आप एक साल पढ़ते हैं, एक साल एग्ज़ाम होने के बाद आप उसको भूल जाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो केवल एग्ज़ाम तक ही सीमित थी। मगर फिज़िकल एजुकेशन की लगभग 90% बातें ऐसी हैं जो हमें अपने जीवन के लिए उपयोगी व उस जीवन को सही रखने में मदद पहुंचाती हैं। तो उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हमारे जीवन में हर समय हर दिन आने वाली दुर्घटनाओं से बचाती हैं और हमारे जीवन को सुखमय बनाने की ओर प्रेरित करती हैं। तो अच्छी अच्छी आदतें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, हमें इनको केवल एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। एग्ज़ाम तो केवल एक उस परीक्षा में पास होने का माध्यम है या एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का माध्यम है, मगर ये बातें हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो हमें इनको नोट भी करना है और साथ के साथ याद भी रखना है। क्या पता किस वक्त ये सब बातें काम आ जाएं। तो इन सब बातों को याद रखें। तो आज हम यहीं विराम लेते हैं। थैंक यू।